अस्सलाम वालेकुम। लेकर आई हूँ आपके लिए रोज़ाना ज़िंदा की एक और सरप्राइज़ एपिसोड नंबर 113। और ये मैं फिर रात में वॉइस अप कर रही हूँ। ऑफिस से चोरी चोरी वॉइस अप करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। फरिया को अचानक कुछ याद आया और वह मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैंने अभी तक तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी। तुम सदर के करीब सेक्रेटरी बन गए हो। हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन लगता है ये काफ़ी ताकतवर ओहदा है। छोड़ो, वो मेरे वालिद नहीं है। मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। उनके आसपास जितनी भी सेक्रेटरीज हैं सब छोटे छोटे हिसाब किताब में लगे रहते हैं और किसी काम के नहीं। ये छोटे हिसाब किताब वाले बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान यही है। रेयान ने कंधे उचकाए। सच कहूँ तो मेरा दिल नहीं है जाने का। सेक्रेटरी बनना बहुत मसरूफ़ और थका देने वाला काम है। मुझे निचली सतह पर काम करना ज़्यादा पसंद है, जहाँ काम कम होता है और वक्त पर दफ्तर से निकला जा सकता है। पहले मैं ऊपर चढ़ना चाहता था ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूं, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं। आखिरकार मैं एक अमीर औरत के साथ हूँ। फिरिया रेयान ने उसके सर पर हाथ फेरा। मैं तुम्हारे भाई की ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हारी शेख कॉरपोरेशन आगे बढ़े, तुम्हारा रुतबा भी बुलंद हो और मैं तुम्हारे पीछे एक सॉलिटेड फिश आराम पसंद शख्स बनकर खुशी से रहूं। फरिया हंस पड़ी। बस करो अब। सच कहूँ तो मैं कल से ओहदा संभाल रहा हूँ और बहुत मसरूफ़ हो जाऊँगा। रेहान ने आह भरी। तुमने मेरे वालिद को देखा है, वो शायद ही घर पर खाने के लिए आते हैं। फरिया ने पलकें झपकाई। तो फिर मैं क्या करूँ? वापसी आसान नहीं है और वो उस दिन का इंतज़ार करेगी जब वो उसे वक्त देकर लाड करेगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरा दिल नहीं है जाने का। तुम्हारी तवज्जो ना हो तो काम में भी दिल नहीं लगता। रेयान ने शरारती अंदाज में आंख मारी। फरिया आखिरकार वहाँ से निकल गई। वो अभी रेयान जितनी बेशरम नहीं बनी थी, बस ये कि वो तवज्जो का लम्हा मुलतवी हो गया और उसे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो। वो इतनी जज्बाती कब से हो गई? यकीनन ये सब सबरीन की ब्रेन वॉशिंग का असर है। फरिया ने 2 दिन जारिया के साथ घर पर आराम किया। तीसरे दिन वो वाकई बोर हो गई और दफ्तर जाने लगी। जब सबरीन ने उसे आते देखा तो हैरान हो गई। क्या कंपनी ने तुम्हें और सलवा को इस हफ्ते फैमिली के साथ रहने का नहीं कहा था? तुम अगले पीर से आ सकती थी। मेरी फैमिली तो दारुल हुकूमत में नहीं है और मेरे बड़े बाबा की बात करें तो वो रोज़ दफ्तर में मसरूफ़ रहते हैं। फरिया ने आह भरी। रेयान को भी मिनिस्ट्रियल पैलेस में सेक्रेटरी बना दिया गया है। वो बहुत मसरूफ़ है। ओवर टाइम करके रात 11 बजे लौटता है। मैंने इसे देखा तक नहीं, इसलिए बोर होकर काम पर आ गई। मैं तो समझी थी कि तुम रेयान के साथ डेट पर जाओगी और कुछ ख़ास लम्हे गुजारोगी। सबरीन ने उसे छेड़ते हुए कहा, फिर फ़ौरन 2 बार खांसी की। बस मजाक कर रही हूँ। क्या मैं तुम्हें इतनी बेचैन लगती हूँ? फरिया ने नाक सुकेड़ी। मुझे अपने और शहजाम जैसे ना समझो। हमें क्या हुआ है? हम तो तकरीबन पुराने मियाँ बीवी हो गए हैं। सबरीन ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैंने ये तवक्का नहीं की थी कि रेयान इतनी जल्दी तरक्की करेगा। शायद वो मिनिस्ट्रियल पैलेस का सबसे कम उम्र सेक्रेटरी है। अगर तुम अपनी शादी को मंजर आम पर लाओ तो हो सकता है तुम वाकई वजीर आजम की बीवी बन जाओ। फरिया चौंकी। क्या मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही। रेयान की सलाहियत और उम्र को देखो। वो कम से कम मुस्तकबिल में वजीर के ओहदे तक तो पहुंच ही जाएगा। सबरीन ने संजीदगी से याद दिलाया, वो अभी सिर्फ 20 की दिहाई में है। फरिया हैरान रह गई। उसने वाकई इतनी दूर तक नहीं सोचा था। कुछ दिन पहले से माँ से बातचीत में मेरा मतलब यही था कि रेयान को 2 साल के लिए बतौर सेक्रेटरी ट्रेनिंग दी जाए और जब उसका तजुर्बा बन जाए तो उसे वजीर के तौर पर तरक्की दे दी जाए। मुझे यकीन नहीं आया। सबरीन ने मुस्कुराकर उसे देखा। मुझे क्या यकीन नहीं आया? फरिया हैरत से बोली। सबरीन ने फरिया से कहा, कोई बात नहीं, चाहे तुम मुस्तकबिल में रेयान से शादी करो या ना करो, रेयान तो उस मुकाम पर ज़रूर पहुंचेगा और हो सकता है तुम्हारा नाम ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की तारीख में शामिल हो जाए। फिर सबरीन ने मजाक में कहा, शायद कोई वक्तन फवक्तन तुम पर एक खुदनोश भी लिख दे और मैंने उसका उन्वान भी सोच लिया है। वो औरत जो वज़ीर आज़म को संभाल सकती है, वो महबूबा जिसे वज़ीर आज़म कभी ना भुला सका, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म की बीवी की ज़िंदगी। फरिया कुछ कहे बगैर रह गई। उसके मुंह का कोना फड़का। सभी तुम मेरे लिए नसीब की इतनी किस्में सोच सकती हो। वाकई हैरान कुन हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा और रेयान का रिश्ता अगर सबके सामने आ गया तो वो उसकी साख पर धब्बा बन जाएगा? अगर वो आगे तरक्की करे तो लोग उसे कोसेंगे। अरे घबराओ नहीं, मैंने एक और किताब के उन्वान पर भी सोचा है, वज़ीर आज़म के बेटे और गोद ली बेटी की बेहुदा जिंदगी। फरिया वो मजीद कुछ बोलने के काबिल न रही। सब्बी, मुझे लगता है कि वो वज़ीर आज़म जिसने तुम्हें अपने दिल में जगह दी, उसने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तुम्हें तो एडिटर होना चाहिए था।
एडिटर बनने के लिए मैं अभी बहुत जवान हूँ। सबरीन ने शरारत से आंख मारी, जैसे कुछ खास कहना हो। फरिया फिर खामोश हो गई। फरिया, एक चीज़ दिखाती हूँ। सबरीन ने अपना फ़ोन निकाला, एक खुफिया फ़ोटो एल्बम खोला और फरिया की तरफ बढ़ा दिया। फरिया ने गौर से देखा और हैरानी से बोली, ये कौन है और तुम मुझे इसके बेड पर लेटे फ़ोटो क्यों दिखा रही हो? देखो, ये मीरा है। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के बाद का चेहरा लग रहा है। सबरीन ने डेस्कटॉप पर एक नोटिफिकेशन की तरफ इशारा करते हुए सर हिलाया। ये मीरा है? फरिया को याद आया कि पिछली बार मीरा से रेस्टोरेंट में मिली थी और वो शक्ल काफ़ी डरावनी थी। चेहरे के निशान गायब हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी वाकई हैरानकुन है। सबरीन ने पेशानी पर हाथ मारा। अब असल बात प्लास्टिक सर्जरी है। अहम बात यह है कि वो गैरेट के साथ बेड तक पहुंच गई है। इतनी जल्दी? फरिया हैरत से बोली, तुमने तो 1 महीना पहले ही कहा था कि किसी को मीरा के करीब भेजना है। ये तो बहुत तेज हो गया। हम ही ज़्यादा मोहतात हैं। आजकल बहुत से बालिग मर्द औरत अगले दिन ही बेड पर होते हैं, और वैसे भी ये अभी हालिया नहीं हुआ। इनकी मुलाकात को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए। सबरीन ने हंसते हुए कहा। गैरेट ने बताया कि मीरा ने तो खुद पहल की। वो बहुत चालाक है। हर 3-5 दिन बाद राब्ता करती है और हर बार गैरेट का दम निकाल देती है। फरिया शशतर रह गई। मीरा कितनी भूखी है। 2 मर्द उसके लिए काफ़ी नहीं। मुझे लगता है कि वो इतनी अच्छी है कि एक बार चखने के बाद ज़ारून भी बाज ना आए। फिर वो लम्हा भर को खामोश हुई, जैसे किसी गहरे ख्याल में चली गई हो सकता है ज़ारून ने महसूस किया हो कि मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है कुछ मामलात में। ऐसा मत कहो। वो यकायक खुद पर तरस खाने लगी। सबरीन को भी उस लम्हे समझ नहीं आया कि उसे कैसे दिलासा दे। फरिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मसला मर्द में होता है। खैर, हमारा मंसूबा कामयाब हो गया। फरिया ने सर हिलाया, लेकिन उसका दिल उलझा हुआ था। ज़ारून को मीरा की बेवफाई का कब पता चलेगा? मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जाने कि उसके सर पर सींग लग चुके हैं। आखिरकार उसने तो हमेशा मीरा को देवी समझा। अगर ज़ारून अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ बेड पर देख ले तो वो मंजर वाकई लाजवाब होगा। ये सुनकर सबरीन ने गहरी निगाह से उसे देखा। गैरेट ने बताया कि ज़ारून अब घर ज़्यादा नहीं आता। मीरा तकरीबन अकेली ही विला में रहती है। शायद पिछली बार जब ज़ारून ने वो बिल्ली पर जुल्म की वीडियो देखी तब से वो मीरा से बदजन हो गया है। फरिया हंसी। क्या ये वाकई घनौना है? अगर ज़ारून ने मीरा की बेवफाई की तस्वीर देख ली तो वो गुस्से से मर जाएगा। आखिरकार मीरा ही तो उसकी सच्ची मोहब्बत है। सबरीन ने मुस्कुराकर कहा। ओशर कॉरपोरेशन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं, और शायद मीरा को भी ज़ारून अब नापसंद होने लगा है। वो समझती है कि गैरेट को उसने अपने काबू में कर लिया है। अब वो तलाक के लिए ज़रूर फाइल करेगी। उसके बाद ज़ारून को खुद ब खुद मीरा का असल चेहरा दिखाई देगा और वो सब कुछ खुद ही संभाल लेगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या वो वाकई करेगा? फरिया ने भवें सुखेड़ी, गोया खुद भी पुरयकीन ना हो। ज़ारून सबके साथ सख्त होता है सिवाय मीरा के, जिसे वो बार बार माफ़ कर देता है। सबरीन ने मानी खेज अंदाज में कहा, क्या तुम समझती हो कि वो अब भी वही ज़ारून है जिसने कभी तुमसे शादी की थी? तब वो हर चीज़ का मालिक था। खूबसूरत बीवी, प्यारा बच्चा और शाह कॉरपोरेशन का मुस्तकबिल का वारिस। बाहर की दुनिया में लोग उसे आसमान पर बिठाते, उसे कारोबारी दुनिया का सबसे कम उम्र और बासलाहियत शख्स कहते। लेकिन अब ज़ारून को शाह फैमिली ने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। वारिस की जगह भी उसकी बहन ने ले ली है। लोग उसे हकीर समझते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और उसकी बीवी वो सिर्फ उसके लिए नुकसानदेह है। ऐसे माहौल में वक्त गुजारने से इंसान की सोच बदल जाती है। फरिया का दिल सबरीन की बातें सुनकर जैसे सुन हो गया। उसे याद आया वो कुछ दिन पहले ज़ारून से मिली थी, और फिर उसने माजी को याद किया जब वो और ज़ारून बेहतरीन रिश्ते में थे, और अब जैसे वो सब एक दूर की बात बन चुकी हो। वो अफसोस से बोली, मैं नहीं जानती वो ऐसा कैसे हो गया। सबरीन ने जवाब दिया, जब ज़ारून जैसे शख्स के आसपास कोई मीरा जैसी औरत हो जो कि फरेब में माहिर हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग को बदल देती है। वाज़े तौर पर जिन बातों में ज़ारून का कसूर होता, मीरा उन्हें किसी और के सर डाल देती। वक्त के साथ साथ उसकी सोच बदल गई। वैसे भी ज़ारून तो हमेशा ख़ानदान की छतरी तले महफूज रहा है। शाम का वक्त। फरिया, सबरीन और एलिज़ा ने बाहर रात का खाना खाया, फिर कुछ देर चहलकदमी की और रात 8 बजे के करीब मिनिस्टेरियल पैलेस वापस आ गई। जब वो उस इमारत के करीब पहुंची जहां रेहान रहता था, तो देखा कि पूरा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने इमारत की एक तस्वीर खींची और मायूसी से रेहान को भेज दी। जब उसने जारिया को सुला दिया, तब जाकर रेहान की व्हाट्सएप पर मैसेज आया। ये भी एक तस्वीर थी, दफ्तर की मेज पर रखी हुई मोटी मोटी फाइल्स की। रेहान, मैं अभी तक फाइलों की मंजूरी में मसरूफ था। ये आज का सारा काम है, अभी ख़त्म हुआ है। माफ़ करना, देर हो गई। फरिया,
मेहनत कर रहे हो? रेयान, मुझे भूख लगी है। सारिया सो गई क्या? चलो ना, बाहर कुछ खाने चलते हैं। फरिया, अभी सो गई है। रेयान, आंटी लॉरिटा से कहो कुछ देर ध्यान रखें। तुम इधर आ जाओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ये वो अल्फाज थे जो कोई भी मोहब्बत में मुब्तला इंसान रद्द नहीं कर सकता था। फरिया ने फौरन हामी भर ली और फिर तेजी से ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। वो रात में बाहर जाते हुए कुछ ज्यादा तैयार नहीं होना चाहती थी, बस एक जीन्स और स्वेटर निकाला, लेकिन जब अंदरूनी कपड़े बदलने लगी तो चंद लम्हों के लिए हिचकिचाई और फिर कुछ ज्यादा पुरकशिश पहनने का फैसला किया। फरिया ने गाड़ी निकाली और मिनिस्ट्रियल पैलेस के गेट पर रेयान उसका इंतजार कर रहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रेयान, जो पिछली बार खरीदा गया सूट पहना हुआ था, पुलिस अफसरान के साथ हंस बोल रहा था। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो वो वाकई बेहद वजीहा लग रहा था। जब उसने फरिया को आते देखा तो वो बिला झिझक पुलिस एहलकारों के सामने गाड़ी में बैठ गया। पहली बार दोनों रात 11 बजे डेट पर निकले थे और फरिया थोड़ी नर्वस थी। क्या हम कुछ ज्यादा ही नुमाया हो गए हैं? लोग शक ना करें। रेयान ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, एक ही घर में रहने वाले रिश्तेदार अगर रात को नाश्ता करने जाएं तो शक कैसा? बाहर वालों को बस लगेगा कि हमारे बहन भाई जैसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उल्टा अगर हम छुप छुप कर मिलेंगे तो लोगों को शक होगा। ये बात तो ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले फरिया ने उसकी तरफ देखा। कई दिनों बाद उसे सामने देखकर वो बोली, तुम मुसलसल ओवर टाइम कर रहे हो और अब भी रात को नाश्ते के लिए निकले हो, थके नहीं हो? रेयान ने नरमी से उसका छोटा सा हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, यही तो फायदा है कम उम्र लड़के का, सारी रात जाग सकते हैं, तवानाई से भरपूर। अपनी जवानी पर ज्यादा नाज न करो, हर चीज की एक हद होती है। फरिया उसके शोख अंदाज से तंग आ गई। कहीं सेहत खराब हो गई तो मैं फौरन छोड़ दूंगी। रेयान ने फौरन संजीदगी से कहा, चूंकि तुमने कहा है तो अब मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। कल से ब्लूबेरी और लाल खजूर की हेल्थ टी तैयार है, साथ में वॉक भी शुरू करनी है। फरिया ने होंठ सिकुड़ते हुए गाड़ी चलाई और पूछा, कहाँ चली नाश्ता करने? जब भी वो और रेयान बाहर खाना खाने जाते, जगह रेयान ही चुनता। उसे दारुल हुकूमत की गलियां ज्यादा मालूम थी और वो मजेदार खानों का माहिर था, तो बाद में फरिया अमूमन उसकी प्लानिंग के मुताबिक चलती। रेयान ने कुछ सोचा और कहा, मेंशन के पीछे एक नाइट स्नैक स्ट्रीट है, वहाँ एक दुकान है जो काफी अच्छा खाना देती है, तो चलो वहीं चलते हैं। फरिया ने बिना कुछ सोचे सर हिला दिया, लेकिन कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ। रेयान आमतौर पर ऐसी जगह तजवीज़ करता था जो छुपी हुई होती, जैसे खुफिया रेस्टोरेंट या पुराने तर्ज के आंगन वाले घर, तो आज सीधे एक आम नाइट स्ट्रीट की तरफ क्यों जा रहे हैं? और वो जगह भी इत्तेफाकन उसके घर के पीछे है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या रेयान उसे किसी अनजान जगह ले जाना चाहता है? ये ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, शायद मेरा दिमाग ही गंदा हो गया है, मैं ही फजूल सोच रही हूँ। लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ तो? अचानक उसे लगा गाड़ी में गर्मी बहुत हो गई है। इसी उलझन में वो ये भी ना देख सकी कि आगे सिग्नल सुर्ख हो चुका है और वो सीधी गाड़ी लेकर निकल गई। तभी रेयान की आवाज उभरी, क्या कर रही हो? तुमने अभी अभी रेड सिग्नल क्रॉस किया। क्या वाकई रेड लाइट थी? फरिया चौंक गई। पीछे से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही। रेयान ने माथा पकड़कर कहा, तुम किस ख्याल में खोई हुई थी? कुछ नहीं, शायद आंखें धोखा दे गईं। फरिया शदीद मायूस हुई। ये भी खूब रहा, नाश्ते के लिए निकली और पॉइंट्स भी कटवा बैठी। रेयान ने बेबसी से याद दिलाया, अगली बार गाड़ी एहतियात से चलाना, इस सड़क पर रात को हैवी गाड़ियां आती हैं। पॉइंट्स कट गए तो अब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। तुम्हारे लाइसेंस पर कितने पॉइंट्स हैं? 12 पॉइंट्स। 8 साल हो गए, आज तक एक भी पॉइंट नहीं कटा। क्या तुम इंसान हो? फरिया बेसाख्ता हैरानी से बोली। रेयान ने उसे खामोशी और नरमी से देखा। उसकी स्याह आंखों में एक वकार और गहराई थी। फरिया को फौरन एहसास हुआ कि उसका जुमला कुछ ज्यादा ही जज्बाती था। उसने फौरन खांसी की। मैं बस थोड़ा ज्यादा पुरजोश हो गई थी, माजरत। रेयान ने आहिस्ता से सांस ली। तुम वाकई ऐसी औरत हो जो हर चीज का ख्याल रखती है, फरिया।
फरिया का चेहरा कुछ देर खामोशी से शर्मा गया और फिर उसने रेहान को सख्त नजरों से देखा। तुम मुझे काबू में रखते हो, जाहिर है तुम्हें बाहर आवारागर्दी करने नहीं दे सकता। रेहान ने मुस्कुराकर बाएं हाथ से उस पर हाथ रखा और दाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील को नरमी से रगड़ा। रात की सड़क पर रेहान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सूट और टाई उतार दी और नीचे नीली शर्ट नुमाया हो गई। ये क्या कर रहे हो? फरिया ने हैरत से पूछा। रेहान ने उन मेहमानों की तरफ इशारा किया जो खुले आसमान तले खाने पीने में मसरूफ थे। मैं सूट में बाहर जाऊंगा तो यकीनन अजीब लगूंगा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुम इंश्योरेंस बेचते हो। फरिया ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं इंश्योरेंस सेल्समैन लगता हूँ? रेहान ने उसके नन्हे चेहरे को नरमी से दबाया और फिर उसके होंठों पर एक बूसा दिया। क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? फरिया ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के गिर्द डाल दी। जब तक तुम साथ हो सर्दी महसूस नहीं होगी। रेहान ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और एक छोटी सी दुकान की तरफ ले गया। बाहर बहुत से लोग बैठे थे। दुकान की काफी अच्छी रौनक थी और खुशबू हवा में बसी हुई थी। दीवारों पर आवेजा नाश्तों की तस्वीरें देखकर फरिया को फौरन ही भूख लग गई। ऑर्डर देते वक्त वो मेन्यू पर नजर डालकर झिझक गई। क्या करूं? मुझे लॉबस्टर, हेरी क्रैब, ग्रिल फिश और बारबेक्यू सब कुछ खाने का दिल कर रहा है, लेकिन हम दोनों से इतना खाया नहीं जाएगा। उसकी नजरों का रुख रेहान की तरफ हुआ जो गर्म चाय डाल रहा था। यहाँ का लॉबस्टर काफी अच्छा होता है, तुम लॉबस्टर और ग्रिल फिश ले लो और फिर थोड़ा सा बारबेक्यू भी मंगवा लो। रेहान ने इत्मीनान से मशवरा दिया। लॉबस्टर और हेरी क्रैब एक साथ ना खाना बेहतर है क्योंकि दोनों ठंडे होते हैं और पेट खराब हो सकता है। अगर खाना ही है तो अगली बार आ जाना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। फरिया ने फर्माबरदारी से सर हिलाया। उसे वैसे भी रेहान की तरफ से मिलने वाले पुरसुकून मशवरे अच्छे लगते थे। अगरचे रेहान के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ मामलात में वो उसे हर बात पर छूट नहीं देता था। 2 बेयर भी शामिल कर दो, रेहान ने मजीद कहा। जब खाने की चीजें आहिस्ता आहिस्ता आने लगी, फरिया ने लॉबस्टर को छील कर खाया और वाकई उसका जायका बहुत अच्छा था। उसकी नजरें रेहान के हाथ में पकड़ी बेयर के कैन पर जा पड़ी। क्या ये मजे की है? पीना चाहती हो? रेहान ने अब्रू चढ़ाए और एक गिलास में उंडेल दिया। लेकिन हम दोनों ने पी ली तो वापसी पर गाड़ी कौन चलाएगा? फरिया को थोड़ी परेशानी हुई। ड्राइवर को बुला लेते हैं या कैब को बुला लेंगे। रेहान ने उसे आसानी से कायल कर लिया। वैसे भी इतना पीने से वो नशे में नहीं आती, बस जब खाने के साथ मजीद मजा आया तो 2 कैन बेयर काफी न थे। फरिया ने सोचा कि जब पी ही लिया है तो 2 बोतलें और ले लेती हूँ। रेहान ने उसके लिए झींगा छील दिया और मछली की हड्डी निकाल कर दी। ये नाश्ता करना वाकई एक खुशगवार तजुर्बा था। आखिर में फरिया को नशा नहीं हुआ। ये बेयर इतना तेज नहीं था, लेकिन उसका दिमाग हल्का सा जोश में आ गया था और उसकी स्याह आंखें चमक रही थी। रेहान लैम्प के नीचे बैठा उसके सुर्ख गालों और मिर्चों से नम होठों को देख रहा था। उसके दिल में बंधा एक डोर टूट सी गई। रेहान ने पैसा अदा किए और उसे गाड़ी में ले गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने झुककर उसे जोर से चूम लिया। कार में सिर्फ 2 लोगों की तेज सांसों की आवाजें गूंज रही थी। फरिया ने उसे पहले से ज्यादा गर्मजोशी से गले लगाया। हालांकि वो शर्मीली थी, लेकिन उसे इस लम्हे में एक अलग ही जोश महसूस हो रहा था। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर कब आएगा? फरिया ने भारी आवाज में पूछा। मैंने अभी ड्राइवर को इत्तला नहीं दी। रेहान ने अपनी नाक उसकी नाक से मिलाते हुए आंखों में नरमी के साथ कहा। क्या तुम चाहोगी कि हम पहले मेंशन जाकर आराम कर लें? फरिया शर्मा गई और नजरें झुका ली। वो अब कोई नादान लड़की नहीं थी जो दुनिया से अनजान हो। रात के इस पहर घर ना जाना और किसी मर्द के घर आराम के लिए जाना हरगिज सादा सा मामला नहीं था। हकीकत तो ये है कि रास्ते में आते हुए उसे खुद भी हैरत हुई थी कि उसने खाने के लिए इतनी करीबी जगह क्यों चुनी। लेकिन जब ये लम्हा वाकई सामने आया, वो फिर भी संभल न सकी। वो पल भर को खामोश हो गई। दिल में एक सवाल उभरा, क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? लेकिन फिर दिल के किसी कोने से एक और आवाज आई, रेहान मुख्तलिफ है। रेहान जिसने कभी उससे कुछ मांगा नहीं, बस दिया ही दिया। वो सोचने लगी कैसे उसने परवाज और जारून जैसे खुदगर्ज लोगों के लिए अपनी सच्ची पुरखलूस फीलिंग जाया कर दी। वो लोग जिन्होंने सिर्फ उसके खुलूस को ठुकराया, उसकी कमजोरी बनाया। लेकिन रेहान, वो तो उसका शौहर था,
दुनिया को अगरचा उनके निकाह का इल्म न था, मगर उन दोनों के दरमियान वो रिश्ता कायम हो चुका था। अब वो उसके लिए अजनबी नहीं रहा था। फरिया के दिल में अजीब सी कश्मकश थी। क्या वो सब कुछ पीछे छोड़कर रेयान के साथ एक नई शुरुआत कर सकती है? क्या वो इस रिश्ते को अपनाए, एक नया रास्ता जो शायद सुकून दे? और फिर दिल ने सरगोशी की। रेयान का अब उस पर हक था और शायद उसके दिल पर भी। उसका दिल नहीं चाहा कि वो उसे इनकार करे, और सबसे बढ़कर उसे कोई कराहत भी महसूस नहीं हुई। ठीक है, जब फरिया ने कुछ नहीं कहा तो रेयान ने दोबारा नरमी से उसे चूमते हुए पूछा, मैंने कुछ ज्यादा पी ली है, बाद में वापस चला जाऊंगा। ठीक है। रेयान के बूसों से फरिया बिल्कुल बिखर गई थी। लबों से हल्की सी रजामंदी निकल गई। कमर पर हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई। रेयान ने फौरन उसे दोबारा कार से बाहर निकाला। वो पीछे की पार्किंग से होते हुए जल्द ही अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंच गए। रास्ते भर वो शाइस्ता रहा, मगर घर के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद हुआ और अभी लाइट भी ऑन नहीं हुई थी कि रेयान ने उसे दीवार से लगा दिया और एक जोरदार बूसा ले लिया। फरिया का दिल शायद जोर जोर से धड़कने लगा। फरिया को लगा जैसे उसने अपनी जुबान काट लेनी चाहिए थी। ओह, मैं पागल हो रही हूँ, ये क्या कह दिया मैंने? क्या वो समझेगा कि मैं बहुत बेताब हूँ? मेरी सारी शराफत और वकार का तो जनाजा निकल गया। रेयान ने उसे उठाया और बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। जब फरिया को बेड पर डाला गया, उसने देखा कि रेयान ने दराज खोली है। रेयान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बीवी है तो मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाला। तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें पहले अपने घर क्यों बुलाया था? ये अब हम दोनों का प्यार भरा आशियाना होगा। तुम बड़े चालाक हो, फरिया ने शर्माते हुए आहिस्ता से कहा। अब से ये हम दोनों का घर है। रेयान ने नरमी से उसका चेहरा थामा। क्या तुम चाहती हो कि लाइट ऑन करूं? नहीं, वो बेसाख्ता बोली और आहिस्ता से कहा, मुझे शर्म आएगी। ये अल्फाज को या चिंगारी बनकर खुश लकड़ी पर जा गिरे। रेयान ने उसे चूमते हुए कहा, ठीक है, लाइट नहीं जलाता। मोहतरमा फरिया, यह पहला मौका है, आपकी रहनुमाई दरकार है। रात के आखिरी पहर और बाहर बारिश हो रही थी। बारिश की बूंद खिड़की के बाहर आकर लगी। फरिया का दिमाग मुंतशिर हो चुका था। जब वो उठी और खिड़की पर बारिश के निशान देखे तो उसे धुंधले अंदाज में याद आया कि शायद अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी। क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? रेयान ने उसे पीछे से गले लगा लिया और उसकी मुतमईन आवाज़ थोड़ी बारी और मध्यम थी। नहीं। फरिया चौंक गई। वो थकी हुई थी और सोना चाहती थी, लेकिन अब उसके अल्फाज ने उसे जगा दिया था और उसकी नींद उड़ चुकी थी। रेयान धीरे से हंसा। उसके सीने में हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। क्या तुम अभी भी इसी तरह रहना चाहती हो? मैं आदी नहीं हूँ। फरिया ने खुद को उसकी बाहों से निकाला और ज़मीन से एक कपड़ा उठाया जो कि दरअसल रेयान की शर्ट थी। उसने वो शर्ट पहन ली और बाथरूम में घुस गई। जब पानी उसके जिस्म पर गिरा तो वो एक लम्हे को होश में आई। उसके और रेयान के दरमियान वाकई में सब कुछ हो चुका था। अपने साबिक शौहर के कज़न के साथ, जो कि रस्मी तौर पर उसका भाई था, लेकिन वो एक दूसरे के निकाह में भी थे। लोगों को ये बात मज़हका खेज लगेगी, लेकिन अब माजी पर नज़र डालने के बाद उसे कोई पछतावा नहीं था। परवाज़ के साथ कई साल के ताल्लुक में लैला की मौजूदगी के बाइस उनके दरमियान कभी भी आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश न रही। बाद में जब वो ज़ार उनके साथ थी तो वो यही समझती रही कि उसके पास बच्चा है और उसने दोबारा शादी कर ली है, तो अब कुछ चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। सिर्फ रेयान के साथ ही ऐसा प्यार था जो कुदरती तौर पर हुआ, क्योंकि वो उस शख्स से दिल से मोहब्बत करने लगी थी और अपना सब कुछ देने को तैयार थी। और अभी उसे वाकई महसूस हुआ था कि रेयान का ये पहला तजुर्बा था। हालांकि वो बहुत जवान और समझदार था। अब उसे उसके लिए दुख हुआ। ऐसी खामोश रात में उसे उससे मिलने का कोई पछतावा न था। रेयान ने उसे सबसे कीमती चीज़ दी थी, लेकिन उसने नहीं। फरिया, मैंने तुम्हारे कपड़े दराज के पास रख दिए हैं और काबीना में गुलाबी रंग का तौलिया भी है, जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से रखा था। रेयान की आवाज़ बाहर से आई। उसने काबीना खोली और वाकई वो तौलिया वहाँ था।
उसे उसकी मोहब्बत भरी तवज्जो महसूस हुई और साथ ही उसकी नरमी और ख्याल रखने वाला रवैया भी। जब वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो रेयान पहले से ही साफ सुथरा लिबास पहने हुए था। इतना शानदार और बावकार कि यकीन करना मुश्किल था कि 1 घंटा पहले क्या कुछ हुआ था। फरिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया वो मजीद कुछ सोच न सकी। तुम नहाओगे नहीं? मैं पहले ही दूसरे वॉशरूम में नहा चुका हूँ। अब तो सुबह के 3 बज रहे हैं। रेयान ने फरिया की तरफ देखा। तुम ठीक हो? मैं थकी हुई हूँ और नींद आ रही है। चलो वापस चलते हैं। अगर हम पूरी रात वापस ना गए तो ये बात तुम्हारे वालिदैन तक पहुँच जाएगी। फरिया ने सर हिलाया। अगरचा वो बहुत थकी हुई थी लेकिन अब उसका ज़हन पूरी तरह से जाग चुका था। जब फरिया ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और बाहर जाने लगी तो अचानक रेयान ने उसे पीछे से गले लगा लिया। फरिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शुक्रिया, मैं तुम्हें संभाल कर रखूँगा। फरिया का दिल भर आया और वो फ़ौरन पलटकर उसे गले लगा लिया। रेयान, मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रेयान ने उसकी कनपटी पर मौजूद बालों को सहलाया। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ना तुम चाहो ना मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। कभी खेल का इरादा नहीं था। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रेयान, शुक्रिया। फरिया को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए बस उसे मजबूती से गले लगा लिया। रेयान उसे पूरी तरह समझता था। उस रात उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। पहले उनका रिश्ता सिर्फ जज्बात पर मुबनी था लेकिन अब जिस्मानी ताल्लुक भी जुड़ चुका था। सुबह सवेरे फरिया और रेयान दोनों वजीर आजम के महल के पार्किंग लॉट में अलग हो गए थे। जब फरिया वापस बेडरूम में आई तो आंटी लॉरेटा जारिया के साथ सो रही थी। जब आंटी लॉरेटा ने उसे वापस आते देखा तो नरम आवाज़ में बोली, जारिया अभी उठी थी और आधा जग दूध पी लिया था। रोई नहीं? फरिया ने पूछा। नहीं आंटी लॉरेटा, शुक्रिया। फरिया बहुत शर्मिंदा थी। वो रात को रेयान के साथ बाहर थी। आंटी लॉरेटा रेयान की तरफ की थी। उन्हें सब पता ज़रूर होगा। आंटी लॉरेटा मुस्कुराकर बोली, जवान मालिक मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। फरिया शर्मिंदगी से बोली, रेयान वाकई बहुत अच्छे हैं। असल में मुझे बहुत भी मालूम है कि हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ़ कीजिए आंटी लॉरेटा, हमें फ़िलहाल आपसे पर्दा रखवाना पड़ रहा है। आंटी लॉरेटा ने आह भरी। कुछ दिन पहले मैंने अक्सर मालिक को आप और जारिया के साथ देखा, जैसे आप तीनों एक ख़ानदान हो। हकीकत में तुम दोनों उम्र और शक्ल के लिहाज से भी एक दूसरे के बहुत मौजू हो। हाँ, अफसोस कि ये सब एक चक्कर में उलझ गया, लेकिन मिस फरिया आप बहुत अच्छी हो। वज़ीर आज़म और उनकी बीवी भी आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे यकीन है कि वो आपको कबूल कर लेंगे। फरिया को मालूम था कि आंटी लॉरेटा सिर्फ उसे तसल्ली दे रही हैं। वो समझती थी कि कुछ बातें इतनी आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने सर हिलाकर आंटी लॉरेटा का शुक्रिया अदा किया। आंटी लॉरेटा के जाने के बाद फरिया ने अभी पजामा पहना ही था कि उसे रेयान का व्हाट्सएप मैसेज मिला। मैंने तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता चलते देखा, क्या दर्द हो रहा है? फरिया का जिस्म जैसे पत्थर का बन गया। मुझे इस बदतमीज आदमी से कोई बात ही नहीं करनी। फरिया, सो जाओ, बहुत तंग कर रहे हो। रेयान, तुम बिस्तर पर तो ऐसा नहीं कह रही थी, औरतें वाकई बदलती रहती हैं। फरिया, मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रही हूँ। वो कंबल में छुप गई, लेकिन इतनी खुशी और जोश में थी कि सुबह तक तकरीबन सो ही ना सकी। सोते में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा हो। उसे वो लिम्स पसंद ना आया। वो करवट बदलकर फिर से कंबल ओढ़कर सो गई। जब वो दोबारा जागी और वक्त देखा तो 11 बज चुके थे। वो घबरा गई और जल्दी से नीचे उतरी। देखा कि आंटी लॉरेटा जारिया के साथ खेल रही थी। उसने शर्मिंदगी से अपने बाल खुजाए। आंटी लॉरेटा, क्या जारिया सुबह जाग गई थी? बगैर आवाज़ किए, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। जारिया को मैं नीचे ले आई, आंटी लॉरेटा ने मुस्कुरा कर कहा। जारिया तो मालिक के साथ भी कुछ देर खेल चुकी है। फरिया हैरान रह गई। वो कब आए थे? सुबह 7 बजे, फिर काम पर चले गए। आंटी लॉरेटा ने दुख से कहा, हाय, वीकेंड पर भी आराम नहीं मिलता। फरिया को भी अफसोस हुआ। रेयान रात के करीब 4 बजे तक वापस आए थे और सुबह फिर 7 बजे जाग गए। वो सिर्फ चंद घंटे ही सोया था। ऊपर जाकर जब फरिया दांत साफ कर रही थी, उसने मोबाइल उठाया और देखा कि रेयान का एक और व्हाट्सएप मैसेज आया था। सुबह 10 बजे, बेबी
उठ गई हो? फरिया, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम तो कल रात ज़्यादा नहीं सोए, सब ठीक है? रेहान, हाँ मैं कल बिल्कुल नहीं सोया। फरिया, तुम बिल्कुल नहीं सोए, क्यों? रेहान, जब मैं वापस गया तो पहले बहुत खुशी हुई इसलिए नींद नहीं आई, फिर बेचैनी हुई इसलिए मैंने सो सका। फरिया, खुशी और जोश समझ आता है, मगर बेचैनी, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। रेहान, मुझे फिक्र है कि कल रात मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आखिरकार मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। फरिया शर्मिंदा हो गई और बात करना नहीं चाहती थी। रेहान, तुम कॉल क्यों नहीं करी? क्या मैंने बुरा सलूक किया और तुम्हें मायूस कर दिया? फरिया, तुम बहुत तंग करते हो, क्या तुम काम पर नहीं हो? इतनी फुर्सत कहाँ से मिली? रेहान, हाँ मैं काम पर हूँ, लेकिन आज दिल नहीं लग रहा, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। फरिया ने चुपके से मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, मेरे बारे में मत सोचो, दिल लगाकर काम करो और काम खत्म करके जल्दी घर आओ और आराम करो। रेहान, मैं वाकई वादा करना चाहता हूँ, लेकिन डर है कि आज नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही दिल पुरसुकून होता है, बस तुम्हारा कल रात वाला चेहरा याद आ जाता है, बहुत खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। फरिया, बस करो, कल रात की बातें ना करो। कुछ देर बाद फरिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है तुम कल रात काफ़ी अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आया। जल्द ही रेहान ने जवाब दिया, शुक्रिया बेबी, मैं मज़ीद मेहनत करूँगा, काम जारी रखो।